नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। काफिले में लगी फॉलो गार्ड की तेज रफ्तार कार ने पीछे से मंत्री उमेश पटेल की वाहन को टक्कर मार दी। ये हादसा विल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पहले हुआ है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। इस घटना में मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बचे। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर से नंदेली लौटते वक्त यह हादसा हुआ। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद मंत्री पटेल छत्तीसगढ़ भवन में हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। बाल बाल उमेश पटेल यहाँ पर बचते हुए नजर आए हैं। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। फॉलो वाहन ने गाड़ी को टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि उमेश पटेल हादसे का शिकार हुए हैं। आपको बताते चले कि बिलासपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर फॉलो वाहन ने टक्कर मार दी है और इस दौरान छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल घायल हो गए हैं। शिक्षा मंत्री की कार को फॉलो गार्ड की गाड़ी ने टक्कर मारी। इससे उमेश पटेल की सिर और पैर में चोटें आई हैं। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मंत्री ने कुछ देर छत्तीसगढ़ भवन में आराम किया। इसके बाद वो रायपुर लौट गए। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मंगलवार की रात रायपुर से रायगढ़ के खरसिया नंदेली जा रहे थे। भोजपुरी टोल प्लाजा के पास रात 9 बजे के करीब काफिले में शामिल होमगार्ड की गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गाड़ी सीधे मंत्री की कार के पीछे जा टकराई। इस दौरान मंत्री उमेश पटेल कार में ही खाना दे रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफिले में शामिल लोग तत्काल मंत्री की कार के पास पहुंचे। उन्हें सिर और पैर में मामूली चोटें आई थीं। इसे देख मंत्री के समर्थकों और पुलिस ने राहत की सांस ली। इसके बाद मंत्री वहां से बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ भवन में थोड़ी देर विश्राम के बाद उन्होंने लिंक रोड स्थित एक अस्पताल में जांच करवाई। इसके बाद वे नंदेली के बजाय रायपुर के लिए रवाना हुए। मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कुछ ही देर बाद मिली थी। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और कांग्रेस नेता विवेक वाजपेयी छत्तीसगढ़ भवन पहुंच गए। इनके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे। उन्होंने मंत्री उमेश पटेल का हालचाल जाना। पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनहित में की करोड़ों रुपयों की घोषणाएं। इस दौरान आपको बता दें, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निवारण को लेकर बीजेपी होडल विधायक जगदीश नायर और हथीन विधायक प्रवीण डागर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। पलवल में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथीन, होडल और पलवल क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद न केवल उनका हल किया, बल्कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की भी सौगात दी है। होडल बीजेपी विधायक जगदीश नायर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने होडल नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के मामले में रखी गई मांग पर उन्हें राहत देते हुए संबंधित सफाई कर्मचारियों की लंबित सैलरी 75% तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए हैं। होडल मंत्री निर्माण कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए के अलावा होडल हल्के के लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए की पेयजल रेन्यूअल परियोजना पर खर्च की सौगात भी होडल क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। होडल में जल्द नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। गांव औरंगाबाद में 2 बारात घरों के लिए 50 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। हसनपुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से बने नव निर्मित बस अड्डे का भी उद्घाटन कर क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई है। हथीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गाँव उटावड़ में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव में 66 केवी का नया सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा की है। हथीन में सब्जी मंडी नहीं थी, मुख्यमंत्री ने तुरंत नई सब्जी मंडी बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा कई सड़कें बनवाने के लिए भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हथीन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं की घोषणा कर क्षेत्र के लोगों को सौगात दी है। तो बता दें कि 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और कार्यक्रम में मनोहर लाल पहुंचे हैं। 3 दिवसीय 3 विधानसभा का सीएम ने इस दौरान भ्रमण किया है और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया है।
मुख्यमंत्री जी पलवल जनसंवाद कार्यक्रम में जो अपने हथीन क्षेत्र के 4 गांव, होडल क्षेत्र के 4 गांव और पलवल क्षेत्र के 4 गांव, लगभग 12 गांवों में मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कार्यक्रम में आए। उनका बहुत ही पॉजिटिव असर रहा। मुख्यमंत्री जी ने लोगों की शिकायतें सुनी और कुछ शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। जैसे बहिन के अंदर एक महिला ने कहा कि मेरा बीपीएल कार्ड है और मुझे आज तक गैस सिलेंडर नहीं मिला। तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किए कि एसडीएम साहब इनका पता करो किस कारण से इन्हें सिलेंडर नहीं मिला और इनको कल 24 घंटे में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। तो उन्हें 24 घंटे में सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया। होडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ की पेयजल योजना को मंजूरी दे दी। 200 करोड़ से जो रेन्यूएबल पेयजल योजना आएगी उससे अधिकतर गांव होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव मीठे पानी से जुड़ेंगे। वो योजना अपना जमुना नदी से बन के चलेगी और होडल के गांवों में घूमेगी। बड़ी पाइप मुख्यमंत्री जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत समस्तीपुर समाहरणालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भाग लिया। इससे पूर्व कांग्रेस जन एक जुलूस के रूप में मथुरापुर स्थित जिला कार्यालय से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय तक पहुंचे। वे अपने हाथों में विभिन्न मांगों की तख्तियां लिए हुए थे। जुलूस अंत में समाहरणालय तक पहुंचा, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद एक जनसभा में परिवर्तित हो गया। सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में तमीम ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए देश की परिसंपत्तियों को कौड़ी के दामों में बेच दिया तथा देश के कमीला वर्ग का पैसा जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम में लगा हुआ है, उसको अडानी की 2 नंबरी कंपनी में निवेश किया गया, जो आज डूबने की कगार पर है। इसी प्रकार आडवाणी की सेल कंपनियों में आए 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब और स्रोत जानना, जिसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, और प्रधानमंत्री का अडानी की घनिष्ठता एवं दोनों के बीच के रिश्ते आदि से संबंधित सबूत पेश कर पूछे गए सवालों से बचने के लिए संसद को सत्तारूढ़ दल बीजेपी द्वारा बाधित करने और देश के करोड़ों दिलों की धड़कन राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने का जो काम किया गया है, इस घटना को शर्मनाक बताया है और उसके घोर शब्दों में निंदा की है। आमजनों का आह्वान किया गया है कि इन चीजों के विरुद्ध में कांग्रेस का साथ दे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्तारूढ़ दल संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है ताकि इन सवालों का जवाब दिया ना जा सके। तो बता दें कि जनसभा का आयोजन किया गया है समाहरणालय के सामने। शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस दौरान किया गया है। इस दौरान बता दें आपको कि जनता से अपील की गई है कि कांग्रेस का साथ दे। राहुल गांधी की जिस तरीके से संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इन सभी चीजों के विरोध में आमजनों से अपील की गई है कि वो साथ दे। तो आपको बता दें तो आपको बताते चले कि जनसभा का आयोजन किया गया है और इस दौरान कांग्रेसियों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि समाहरणालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस दौरान किया गया है। साथ ही साथ अपील की गई है कि कांग्रेस का साथ दे और राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से खत्म की गई है और व्यवहार सरकार का जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इन सभी चीज़ों के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केसर खान संवाददाता जुड़े हुए हैं। केसर, जनसभा का ये आयोजन हुआ है, प्रदर्शन बड़ी संख्या में यहाँ किया है कांग्रेसियों ने, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या पूरा मामला है?
जी बिल्कुल, ये जो मामला है कि राहुल गांधी की जब से सदस्यता रद्द हुई है और इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता व नेता जो है लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। आए दिन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है इस मामले को लेकर केंद्र सरकार मानी भाजपा सरकार को घेरने पे लगी हुई है। जैसे कि आपको मालूम हुआ कि आए दिन जिस तरह से धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं अडानी का मामला जिस तरह से राहुल गांधी जो उठा रहे थे, इसी मामले पे जो है कि कहीं ना कहीं उसे घेरा गया और उनकी जो है कि केस के अंदर उनकी 2 साल की सजा हुई और सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके बाद से जैसे कि कांग्रेस के अंदर जो है एक आग सी लगी हुई है और आए दिन जो है बिहार के अंदर सहित अन्य जिलों में भी है जो है कि अन्य राज्यों के अंदर भी कांग्रेस जो है पूरी एक्टिव निकालते हुए यहाँ पर कांग्रेसी पहुंचे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि उनका साथ दे। राहुल गांधी की बात उन्होंने उठाई है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तमाम बातें उन्होंने उठाई है। तो अब चाहती क्या है कांग्रेस, किस तरीके से साथ चाहती है, लोगों का क्या करना चाहती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो आरोप जिस तरह से केंद्र जो कांग्रेस पार्टी जो है कि अडानी को लेकर जो है केंद्र सरकार पे लगा रही है और इस मामले को लेकर अडानी के मामले पर लगातार जिस तरह से कांग्रेस जो है पूरी तरह से हमलावर थी और इसी बीच जो है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, उन पे 2 साल की सजा होती है, सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके बाद और जो कांग्रेसियों के अंदर जो है कि पूरी तरह से जो आक्रोशपूर्ण जो प्रदर्शन वो आक्रोश हो जाता है। इस मामले को लेकर लगातार जो है कि बिहार के अंदर जो है कांग्रेस से जुड़े हुए नेता व कार्यकर्ता आए दिन जो है कि धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। यही वजह है कि कल जो है कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पे जो आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पे जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता है वो कार्यकर्ता है वो समस्तीपुर के अंदर जो है एक जुलूस निकालते हैं और समाहरणालय गेट पे जाके पहुंच के वहां पे एक सभा होती है और जबरदस्त जो है प्रदर्शन करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ जो है जम के नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से जब ये निकाला गया जुलूस, हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ निकलते हुए कांग्रेसी नजर आए हैं, तो क्या जन समर्थन उन्हें मिला है? लोगों का क्या कहना है, क्या वो कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं? जिस तरह से इन दिनों जो है राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, जिस आपने देखा होगा, उसके साथ जो है कि आम लोगों का जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देखने को मिला था। यही वजह है कि अब जो है कि कांग्रेस की तरफ जो है बिहार के अंदर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। यही वजह है कि आए दिन जो धरना प्रदर्शन या जुलूस होता है उसमें काफी संख्या में कांग्रेस के लोग दिखते हैं, कांग्रेसी नेता दिखते हैं, कार्यकर्ता जुड़ते हैं और ये जो है लगातार जो है कि केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसका असर खासा असर जो है केंद्र सरकार या भाजपा सरकार को देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं बिहार के अंदर लगातार जो है कि कांग्रेस जो है वो मजबूती स्थिति में नजर आ रही है और राहुल गांधी की जिस तरह से भारत जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जान फूंक दिया। यही वजह है कि लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ जो है लोग जुड़ने में लगे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन पे वो करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद की सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर की। तो आपको बताते चले कि कांग्रेसियों का अपील की जा रही, कांग्रेसियों की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग उनका साथ दे। जनसभा का इसी के चलते आयोजन किया गया है, समाहरणालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है और साथ ही साथ अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अबू तमीम ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, परिसंपत्तियों को कौड़ी के दामों में बेच दे रहे हैं। देश के कमीला वर्ग का जो पैसा है वो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक और जीवन बीमा निगम में लगा हुआ है। अडानी की 2 नंबरी कंपनी में निवेश किया गया है जो आज डूबने की कगार पर है। फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी स्थित मॉडर्न पीपी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने दुनिया के सबसे छोटे कोड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्कूल का नाम दर्ज कराया है। इस कोड से बिना किसी स्विच के घर में लगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद अब स्कूल के इन छात्रों की हर जगह तारीफ हो रही है। दरअसल स्कूल के छात्रों ने सबसे छोटा कोड बनाने का काम किया है जिससे लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो जाएगी। इससे
आने वाले समय में जहां बिजली की बचत हो सकती है, तो वहीं इसको भविष्य का आविष्कार भी माना जा रहा है। इस कोड को बनाने वाले स्कूल के छात्रों को लगातार अब लोगों की शुभकामनाएं मिल रही हैं, साथ ही उनकी तारीफ हो रही है। वहीं स्कूल के टीचर नवीन जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले जहां सेंसर कोड 2 पेज से अधिक बड़े थे, लेकिन अब छात्रों ने 4 शब्दों का सेंसर कोड बनाया है। ब्लड में सेंसर कोड लगा देने से बंद कमरे में लाइट स्वयं ही बंद हो जाएगी। जब आप कमरे में पहुंचेंगे तो स्वयं ही बिना स्विच के ही बल्ब चालू हो जाएगा। विश्व में सबसे छोटा कोड बनाने के लिए मॉडर्न बीपीबी स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल जितेंद्र परमार ने कहा कि वो बच्चों को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और स्कूल हर बार बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उनका हौसला बढ़ाने का काम करता है। एक्चुअली में गवर्नमेंट के नीति आयोग ने एक अटल टिंकरिंग लैब का इनोवेशन किया था। वो इंडिया के कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में ही एटीएल लैब को इंस्टॉल किया गया और वहीं पर जो हमारे एटीएल लैब के इंचार्ज हैं नवीन, उनको और उनकी टीम को एक टास्क हम लोगों ने दिया कि ठीक है, मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आपका आ चुका है, स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ चुका है, तो क्यों ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को भी हम लोग एंटर करें। तो ऐसे बैठे बैठे बात करते करते तो नवीन सर से बात हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको कर लेंगे। तो एक टास्क दिया गया और ये इन्होंने अचीव भी किया। दुनिया का सबसे स्मॉल 4 डिजिट का जो कोड है वो इन्होंने इन्वेंट किया है। और इसके बाद में इसका रोल सिर्फ ये होगा कि अगर कभी भी आपको रूम के अंदर एंटर करते हैं तो लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने डोर ओपन किया, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, डोर क्लोज किया तो उसकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। मैनपुरी थाना बिछवा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 61 किलो मादक पदार्थ, गांजा और एक आर्टिका कार बरामद की गई है। पूछने पर पता चला है कि ये गिरोह मादक पदार्थ की तस्करी अन्य राज्यों और जनपदों में भी किया करते थे और कई समय से ये मादक पदार्थ की तस्करी का कारोबार किया करते थे। पूरे मामले की पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने जानकारी दी है। निकाय चुनाव के दृष्टिगत जो हमारा ड्रग्स के खिलाफ और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में हमारी बिछवा पुलिस और सर्विलांस टीम ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शंकर चौहान है, एक धर्मपाल है और एक अनकल्प है। ये तीनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। एक नेत्रपाल है जो आंवला बरेली का रहने वाला है और एक जगदीश है जो कानपुर का रहने वाला है। ये इनके कब्जे से 61 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक अर्टिगा गाड़ी में ये कैरी कर रहे थे। और इनके बारे में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कटक से, उड़ीसा से ला रहे थे। कानपुर तक ये लोग बैगों में लाए थे और कानपुर से अर्टिगा गाड़ी के थ्रू इसको ले जा रहे थे, अलीगढ़ ले जा रहे थे। उसी में मुखबिर की सूचना पर ये बिछवा पुलिस और हमारी सर्विलांस टीम ने इनको गिरफ्तार। मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र के ग्राम किरथुआ में लंबे समय से चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ थाना करहल पुलिस ने किया है। आपको बता दें, प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के चलते पुलिस अधीक्षक मैनपुरी की तरफ से ऑपरेशन शिकंजा लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई के चलते लंबे अरसे से चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा है और मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में अवैध तमंचा और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। दोनों अभियुक्त आकाश पुत्र साहब सिंह निवासी नई मंडी गिहार कॉलोनी थाना करहल, साजन पुत्र कुशनपाल निवासी नई मंडी गिहार कॉलोनी थाना करहल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला है इससे गिरोह का लंबा इतिहास है और ये गिरोह अवैध शस्त्रों को बनाकर अन्य जनपदों में कम दामों में बेच दिया करते थे। निकाय चुनाव को देखते हुए जो हमारा अभियान चल रहा है शस्त्र बरामदगी का, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का, तो उसके क्रम में आज करहल प्रभारी निरीक्षक उनकी टीम ने एक शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक आकाश है और दूसरा साजन। ये दोनों बिहार कॉलोनी कोतवाली के रहने वाले हैं और ये किरथुआ गांव के पास एक खंडहर में ये शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे। इनके कब्जे से 10 315 बोर और 312 बोर के बने हुए कुछ और कुछ अर्धनिर्मित कट्टे पकड़े गए हैं। एक पौनिया पकड़ी गई है और 12 बोर, 312 बोर और 12 बोर के और 315 बोर के लगभग 22 कारतूस हैं जो पकड़े गए हैं। और काफ़ी मात्रा में जो निर्माण करने वाली सामग्री है
जो उपकरण है वो बरामद हुआ है। तो एक बड़ी कामयाबी है जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा। निकाय चुनाव से पहले संभल में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला हयातनगर थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 6 तमंचे, एक देसी रिवॉल्वर, अधबने तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं भारी पुलिस फोर्स के बावजूद एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। जनपद संभल में आगामी निकाय चुनावों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना हयातनगर की पुलिस के द्वारा आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम वकील है। ये रुकनुद्दीन सराय थाना नखासा का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने शस्त्र बनाने की पूरी फैक्ट्री बरामद की है। इसमें से कुल 4 तमंचे 315 बोर, 2 तमंचे 12 बोर, एक रिवॉल्वर 32 बोर तथा इसके साथ में 3 अर्धनिर्मित तमंचे भी बरामद हुए हैं। साथ में कारतूस अलग अलग बोर के और इसको तमंचे बनाने की जो उपकरण होते हैं, जैसे कि खाली पाइप और अन्य उपकरण, ये बरामद किए गए हैं। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसका एक साथी भागने में सफल रहा है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से संभल पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। जनपद महिला संभल और में बाल विकास विभाग पलवल की तरफ से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिले के 122 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर प्ले स्कूल बनाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट कुमारी द्विजा ने गांव खुशलीपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित प्ले स्कूल रेडीनेस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास अधिकारी सुपरवाइजर भी मौजूद थे। सिटी मजिस्ट्रेट कुमारी द्विजा ने कहा कि पलवल जिले में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 122 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर प्ले स्कूल बनाया गया है। प्ले स्कूलों में 3 से 5 साल तक के बच्चों को शुरुआती स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों में बच्चों के लिए खेल का सामान, बैठने के लिए चेयर, मेज सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें ऐसा है कि पलवल में लगभग 1000 से ऊपर आंगनवाड़ियाँ हैं और उसमें से कुल 122 आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके प्ले स्कूल बनाया गया है। तो उसी प्ले स्कूल में बच्चों के एनरोलमेंट के लिए यहाँ पर अवेयरनेस कैंप आज पलवल में स्कूल में किया गया है। एंड इसी तरह पलवल में बाकी स्कूलों में भी जहाँ पर 122 आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके प्ले स्कूल बनाया गया है, वहाँ पर ऐसे अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ सके। यहाँ पर बच्चों का जो भौतिक और मानसिक विकास है उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग है। तो उसमें बच्चों से पूछा जाता है उसके अनुसार ही एंड उनको उसी अनुसार ग्रेडिंग दी जाती है। एंड बच्चों को यहाँ पर खिलौने एंड आहार भी प्रोवाइड किया जाता है। आपने मोना के यहाँ पर दौरा किया तो किस तरह के देखने को मिला, किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा। एंड अलग अलग तरीकों से बच्चों को मापा जा रहा है और उसके अनुसार ही उनको ग्रेडिंग दी जा रही है। तो लोगों से क्या अपील है कि प्राइवेट स्कूल की लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का यहाँ पर एनरोलमेंट कराएं, ताकि जो एक सीएम साहब का विज़न है कि बच्चों का एक प्री प्राइमरी स्कूल की तरह इसको विकसित किया जाए, तो उसी के बिहाफ पर हम आगे इसको गति दे सकें। कार्यक्रम से बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। हमारा मोटिव है कि बच्चे खेल खेल में सीखें, ना कि बच्चों पे हम 5 या 10 केजी के, आपने देखा होगा कि बैग लेके बच्चे जाते हैं। हमारा मोटिव बोलते हैं, हमारा मोटिव है कि खेल के माध्यम से बच्चे सीखें और सर्वांगीण विकास की परिभाषा में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मोटिव है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चों कोग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है बच्चों का, और भाषा विकास भी। तो सर्वांगीण विकास के तहत जो NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज पे जो जोर दिया गया है, उसके तहत प्री प्राइमरी स्कूल जो WCD डिपार्टमेंट चला रहा है, वहाँ पे हमें तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।